हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी आप सभी को मैं लाइव क्लास पढ़ा रहा था कि ठीक बीच में ही नेटवर्क स्लो चलने लगा, जिसके चलते क्लास को बंद करना पड़ा। बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क स्लो चल रहा था, जिससे कि मैं बहुत ही परेशान हो गया था। क्लास थोड़ा सा भी मतलब कि अच्छे से नहीं चल पा रहा था, तो मतलब कि लाइव क्लास को बंद कर दिया। तो मैं आप सभी को ना 1 से लेकर 20 तक का प्रश्न बताया था और 20 से आगे बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग एक एक करके याद कर लेना। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है कि एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है वह है। तो देखिए, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसका संकेत होता है Na। सोडियम को ना हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि सोडियम काफ़ी मुलायम होता है। जब सोडियम मुलायम होगा तो हम चाकू से एकदम आसानी से काट सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा के सबसे अच्छी चालक होती है वो होती है चांदी। क्या होती है? चांदी ना विद्युत और ऊष्मा दोनों का ना सबसे अच्छी चालक होती है जो एक धातु है। तो आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। ऑलरेडी 2 नंबर का यह क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सोडियम जिसका संकेत Na होता है। सोडियम धातु को हम लोग केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। और इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि केरोसिन के तेल में सोडियम को डुबो कर क्यों रखते हैं। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न बनता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा सोना, क्योंकि आजकल के लोग सोना पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए क्योंकि वो कहीं भी घूमेंगे फिरेंगे तो उस पर मतलब कि ना वायु का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर जंग नहीं लगेगा, इसलिए ना मतलब कि वायु का प्रभाव सोना पर नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है 25 नंबर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक आघातवर्ध और तन्य, यानी कि सबसे अधिक मतलब कि तन्य मतलब क्या हुआ, तनने वाला। आघातवर्ध का मतलब वो जितना पीटो उतना वो बढ़ेगा। सबसे अधिक कौन है? तो सोना ही है। सोना के बाद भले ही चांदी आएगा, क्योंकि सोना को मतलब ना सोना सबसे अधिक आघातवर्ध यानी कि तन्य होता है। वो उसको मतलब कि ज़्यादा हम लोग मतलब पिघला कर उसको मतलब तन्य बना सकते हैं, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, AM की AU सोना। ठीक है, AG यानी कि चांदी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर प्रश्न है आपका, हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। 26 नंबर प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर प्रश्न है कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क होता है। तो हेमाटाइट लोहा धातु का होता है और लोहा धातु का संकेत Fe होता है, जिसकी परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, लोहा धातु जिसकी परमाणु संख्या 26 संकेत Fe होता है। तो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट दोनों का मुख्य अयस्क होता है। ठीक है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट दोनों का मुख्य अयस्क होता है ऑप्शन नंबर डी Fe। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बताने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट 2023 में 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उन लोगों के पास अभी ज़्यादा समय नहीं है, जैसे कि अभी आप लोगों के पास ना मात्र 3 मंथ बाकी है, 3 से 3.5 यानी कि 4 महीना अभी बाकी है। तो इतने दिनों में ना बहुत ऐसे लड़के ना जो मतलब कि सोच में पड़ गए हैं कि हम कैसे पढ़ाई करें ताकि 300 नंबर आ जाए, 4th डिवीज़न आ जाए, कैसे पढ़ाई करें ताकि 400 नंबर आ जाए। वो मतलब कि परेशान हो गए हैं कि किस बुक का ऑब्जेक्टिव याद करें, कौन सा मॉडल पेपर खरीदे, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ उन लोगों को समझ में नहीं आता। तो ऐसे हालात में ना आप लोगों को टेंशन लेने का नहीं है, बल्कि टेंशन देने का। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को ना मतलब कि साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत और हिंदी साथ में व्याकरण, इन 5 सब्जेक्ट का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ। और इस VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आप लोग ले लेते हो तो बोर्ड परीक्षा 2023 में निश्चित ही आप गर्दा मचाएंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में सब ये क्वेश्चन लड़ जाएगा। इसका प्रिंट है मात्र 150 रुपया। अगर आप लोग 150 रुपये पेमेंट करके ले लेते हैं ना ये VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो बोर्ड परीक्षा 2023 में एकदम कन्फर्म है A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ेगा। मोबाइल नंबर है 969377
9407। इस नंबर पर एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा, सर मुझे PDF चाहिए, पेमेंट कर दीजिएगा फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम। अगर इन सभी का सुविधा आपके पास नहीं है तो आप किसी से भी, कहीं से भी, किसी से करवा कर ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जब पेमेंट करिएगा उसी समय आपको व्हाट्सएप पर वो PDF भेज दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोग ना 150 का लालच मत करिएगा, सभी लोग 150 रुपये पेमेंट करके उसको एकदम किसी न किसी तरह ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। टंगस्टन धातु का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आपका प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? देखिए अगर कहा रहेगा, देखिए क्वेश्चन कह रहे कौन सी अधातु, यहाँ पर सबसे सोचने वाली बात है, यहाँ पर जो मैं टिक लगा रहा हूँ ना, जो ये तीर का आपका निशान है अधातु का रहा है, यहाँ पर आपको सबसे पहले सोचने वाली बात है और यहीं पर आप लोगों को ज़्यादातर ध्यान देना है क्वेश्चन में। यहाँ पर अगर अधातु का आएगा तो बोरमीन होगा, अगर यहाँ पर अधातु जब धातु का आएगा तो पारा होगा, ठीक है, पारा यानी कि मरकरी होगा अगर धातु का आएगा तब, लेकिन अधातु का आएगा तो बोरमीन, जिसका संकेत Br होता है, बोरमीन होगा, ठीक है। लेकिन अगर धातु का आएगा सिर्फ तो पारा होगा, लेकिन धातु तो नहीं कह रहा है कि अधातु, तो बोरमीन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है लोहे के प्रमुख अयस्क है। तो अभी मैंने आपको बताया कि लोहे के प्रमुख अयस्क हेमाटाइट और मैग्नेटाइट होता है। अगर इन दोनों में से कोई है होगा तो आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया ही है, क्या है, हेमाटाइट दिया, तो ऑप्शन नंबर सी तो आंसर होगा ही आपका, ठीक है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी तो आपका सही आंसर हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर प्रश्न की कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो देखिए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, वही क्वेश्चन पूछ दिया ना, मैं आपको बार बार बोल रहा था कि वही क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ ही देता है हर साल, ठीक है। तो याद रखिएगा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या होती है? पारा होती है। अभी मैंने आपको जस्ट इसका आंसर बता ही दिए थे ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? सभी स्टूडेंट कमेंट करिए किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो आपका अवतल दर्पण होता है ना, ऑप्शन में जो आपको बी में मिलेगा यही है जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी कि माइनस में ना होती है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा अवतल दर्पण, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर प्रश्न की दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो याद रखिएगा दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में संबंध होती है f बराबर r/2। क्या होती है? a बराबर r/2, जिसे हम लोग 2f बराबर r भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा 2f बराबर r भी हो सकता है नहीं बल्कि होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हो। तो f बराबर r/2 आपका ऑप्शन नंबर बी पहले करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। a बराबर r/2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी का आएगा तो 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन में बी में है। यह कंफ्यूज कर देगा क्योंकि सेंटीमीटर ऐसे होता है, अगर इंग्लिश में दिया होगा तो आप टिक लगाइएगा और हिंदी में दिया तो कंफ्यूज कर देगा, इसलिए सेंटीमीटर देख लीजिए, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी वो कम झुकेगा और जिसकी कम होगी वो ज़्यादा झुकेगा। तो कह रहा है कि मतलब कि लाल रंग का ना तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे कम झुकेगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। देखिए आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? प्रकाश के प्रकिरण के कारण ही होता है, ठीक है। प्रकाश के प्रकिरण के कारण ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर का इंटेंसिटी के कारण, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है?
किस दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? अवतल, समतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए अवतल दर्पण के द्वारा ही वस्तु का प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनता है इसी दर्पण में से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो जब निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कहा जाएगा तो अवतल लेंस उसमें प्रयोग होगा। आंसर होगा सी नंबर अवतल लेंस। क्या होगा? आंसर होगा सी होगा अवतल लेंस, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। 38 नंबर आपका प्रश्न है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? यानी कि किस लेंस को अपसारी लेंस भी बोलते हैं? एक्चुअली में अगर का देखिए अवतल लेंस को ना अवतल लेंस को अपसारी बोलेंगे और अभिसारी उत्तल को बोलेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि अवतल लेंस को ही हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं और अभिसारी उत्तल लेंस को कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है सबसे कठोर तत्व कौन है? सबसे कठोर तत्व कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर तत्व कौन है। तो देखिए सबसे कठोर तत्व होता है ऑप्शन नंबर ए में दिया है। क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए में पत्थर, हीरा, कार्बन। हाँ हीरा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर होगा हीरा। सबसे कठोर तत्व हीरा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि कार्बन क्या है? तो देखिए कार्बन एक अधातु होता है। क्या होता है? कार्बन एक अधातु होता है। आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पर डेली ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न की अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर R/2। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी F बराबर R/2 आधी होती है, ठीक है। F बराबर R/2 आधी होती है। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है। आंसर होगा सी नंबर। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। याद रखिएगा विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आंसर होगा बी नंबर। कितने लोग ए पर भी टिक लगाएंगे, लेकिन एक कब होगा? जब कहेगा जनित्र या फिर डायनेमो। जनित्र या डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। जबकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है, ठीक है। एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है, ठीक है। और चलिए और एक और क्वेश्चन पूछता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्राय प्रिज्म का उपयोग होता है और एक प्रिज्म में प्राय 5 सतह होते हैं, ठीक है। आंसर होगा आपका सी नंबर, ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो डी नंबर करेक्ट आंसर होगा केंचुआ। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर केंचुआ। क्या होगा? डी नंबर केंचुआ करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर। पराकोष में होते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है पराकोष में होते हैं। तो 46 नंबर का आंसर होगा पराकोष में पराकण होते हैं। आंसर होगा डी नंबर। 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो आंसर होगा आपका डी नंबर। 7 से 7.8 के बीच हमारा शरीर पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 49 का। और अंतिम क्वेश्चन है 50। ये बताने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही पॉडली वीडियो मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। और आप बोर्ड एग्जाम 2023 में एकदम 400 नंबर लाएंगे, गर्दा गर्दा मचाएंगे, ठीक है।
और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो डबल स्मॉल टी बौने पौधे को दर्शाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सब लोग याद रखिएगा। ठीक है ना।